हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू जेई प्लैनेट, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे 12th ट्रैक की पावर कोर्स की। एंड वी आर डीलिंग विद आवर वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न की और पैटर्न के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ऑलराइट, तो अभी हमने, इससे पहले कि हम आज की मुलाकात शुरू करें, याद दिलाना चाहूंगा पिछली मुलाकात में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी। इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जिनके किसी भी पॉइंट पे यदि टेंजेंट बनाया जाएगा तो वो वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाते हो तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। दोनों में एक खासा डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव होती हैं, इसीलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, मगर इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना भी सकती हैं, नहीं भी बना सकती। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है और वो क्लोज लूप नहीं बनाती। जबकि आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट में मैं ही आपको सिखाने वाला हूं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है नेचर में और वो क्लोज लूप बना सकती है। अभी अगर हम स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है। याद है कल भी हमने किया था, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव तक जाएंगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव तक जाएंगी। ऑलराइट, इसके अलावा हमने कहा था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दर्शाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। सॉरी या डेंसिटी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, जहां डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। पोटेंशियल के बारे में कमेंट करने के लिए यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में चलते हुए पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, पोटेंशियल घटता चला जाता है। क्योंकि कंडक्टर्स या मेटल्स अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, वहां पोटेंशियल हायर लोअर जैसी कोई चीज नहीं होती, इसीलिए कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती। और इनफैक्ट सरफेस ऑफ कंडक्टर पे भी, सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस have a tendency to contract longitudinally and they have a tendency to dilate laterally। उसको याद रखने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा तरीका भी मैंने आपको पिछली मुलाकात में सिखाया था। तो आइए आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाने पर बेस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें, जिससे हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो डेडिकेट करेंगे हम गॉस थ्योरम को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं दिस इज समथिंग अबाउट मी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आई एम हैविंग मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड करेंटली आई एम टीचिंग ऑन द जेई प्लैनेट ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसमें हम आपको बोर्ड्स के लिए, जेई के लिए, केवीपीवाई ओलंपियाड्स के लिए और यहाँ तक कि फिजिक्स सब्जेक्ट होने के कारण नीट एस्पिरेंट्स भी इसे सीख सकते हैं। और इनफैक्ट नीट एस्पिरेंट्स को मेरा संदेश ये रहेगा कि उनको बेनिफिट ही होने वाला है इन लेक्चर्स को गो थ्रू करके, क्योंकि नीट के एक्चुअल एग्जाम में आने वाले सवाल आपसे ओरली हो जाएंगे। जेई पैटर्न पर बेस कुछ चीजें पढ़ने से ये तो बेनिफिट होता ही है कि आपके मैथमेटिकल स्किल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। कंसेप्चुअली मैं आपको स्ट्रॉन्ग करके रखूंगा ही, तो एक्चुअल एग्जाम में आने वाले सवाल, मैक्सिमम सवाल आपसे ओरली हो जाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आईआईटी जैम प्लेटफॉर्म पर भी, आईआईटी जैम फिजिक्स भी पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट्स को फॉर दी मेंशन्ड एग्जाम एंड दैट टू ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू कैन वॉच मी ओवर देयर। चलिए इसके बाद बात करें तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जेई प्लैनेट का, जहां पर जाके आप क्लास नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मटेरियल सपोर्ट आपको दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। नाउ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। वैसे तो आपको सारा जो लेक्चर्स हैं, सारा कंटेंट जेई के रिगार्डिंग, जेई क्रैक करने को लेकर सारी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसकी अगर आपको ज़रूरत लगती है, आप अवेल करना चाहते हैं
तो आप प्लस या आइकॉनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ हद तक इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जैसे प्लस में आपको लाइक आइकॉनिक में आपको इंडिविजुअल अटेंशन, आपकी जो स्टडी प्लानर है, टेस्ट एनालिसिस है, वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम है, सारी चीज़ों के बारे में आपको सारी चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। कोई भी कसर ना छूटे, इसके लिए आप इसे अवेल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अवेल करते टाइम मंथली सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया हुआ है, एनुअली भी दिया हुआ है। एक लंबी रेस पे उतरने के लिए एनुअल प्रेफर करना चाहिए। उसमें भी आपको अगर और कुछ बेनिफिट्स चाहिए तो आप मेरा कोड PHYMAYA फिजिक्स माया, याद रहेगी ना बात, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट द आइकॉनिक पार्ट। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं। इनके बारे में कुछ जो डिफरेंसेस हैं उसका एक डॉक्यूमेंट मैंने नोट्स के साथ ही अटैच कर देना है, उसको आप देख सकते हैं बाद में। ठीक है, अभी फोकस करते हैं आइए वापस से अपने पार्ट पे। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके पैटर्न और उससे एसोसिएटेड, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसके बारे में। So, electric field lines क्या होती हैं? These are the imaginary curves in a region of electric field, the tangent to which at any point gives the direction of resultant electric field at that point. ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। वो क्या कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, मैं यहीं पे इसे अटैच भी कर दूंगा इस प्रॉपर्टी को। मैं बोलूंगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। No two electric lines of force, no two electric lines of force can intersect each other. कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट्स बनेंगे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन देंगे। मगर सर रिजल्टेंट तो यूनिक होता है, तो दो डायरेक्शन तो संभव ही नहीं है। तो इसका रीजन क्या दोगे यार आप लोग? रीजन आप ये दोगे, दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल, दो टेंजेंट बनेंगे giving two directions of resultant electric field की दो डायरेक्शंस देंगे यार। गिविंग टू डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आई? गिविंग टू डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट सेंसिबल, जो सेंसिबल नहीं है, राइट? तो आप ये कहेंगे दिस इज नॉट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, लेट्स से दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, देन यू से एट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज अ टेंजेंट ड्रॉन टू लाइन 1 गिविंग E1, ठीक है, एंड देयर इज अ टेंजेंट ड्रॉन टू लाइन 2 गिविंग यू E2। मगर यार दो दो रिजल्टेंट्स पॉसिबल थोड़ी हो सकते हैं, रिजल्टेंट तो कोई एक ही होगा। इसीलिए आप क्या कहते हो कि यार ये होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, these are also called electric lines of force। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर वो फ्री टू मूव होगा और शुरुआत में रेस्ट पर होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव करेगा। बट इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं है और आपने किसी तेजी के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये पार्टिकल यूं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही प्रॉपर्ली डिफ्लेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मतलब उसी दिशा में मूव नहीं करेगा, उसका ट्रेस इलेक्ट्रिक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी हमारा जो टेस्ट चार्ज है, उसका जो रास्ता है, उसका जो ट्रेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तभी कहलाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग वो तभी मूव करेगा जब शुरुआत में वो रेस्ट पर हो एंड इट शुड बी फ्रीली मूवेबल। क्लियर है मामला? चलिए, दीज आर दी डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं, मगर हम स्टैटिक चार्जेस के लिए कह सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव होती है, वो क्लोज्ड कर्व्स भी बना सकती हैं, क्लोज्ड लूप्स भी बना सकती हैं। पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दर्शाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। जहां डेंसिटी ज्यादा वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। तो जहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो हायर पोटेंशियल होगा, और जहां को फील्ड लाइन जा रही हैं वो लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस मिल जाएंगे।
ये आप पहले भी देख चुके हैं कि मेटल्स के या कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, मगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। तो ये उल्टा भी तो वैलिड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इससे 90 डिग्री पे कट करते जाएंगे तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, विच इज ग्रेटर देन सी नेचुरली, क्योंकि हायर टू लोअर डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मैं थोड़ा सा क्विक रीकैप दे रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं रिव्यू दे रहा हूं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो पिछले लेक्चर को रेफर भी कर सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। Now they don't exist inside the body या conducting material and they strike the surface of the conductor normally या perpendicularly। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT JEE का मैंने आपको डिस्कस करवाया था। Apart from that they have a tendency to contract longitudinally and they do have a tendency to dilate laterally। इसको याद रखने का बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, Now let's talk about this thing कि अगर मुझे सवाल दिया जाए कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है तो मैं उसे कैसे बना पाऊंगा। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न बनाना है भाई मुझे। ठीक है, और इसकी कर लेते हैं कुछ कार्बन कॉपी यार। ठीक है, तो पहला है ऑल राइट, पहला क्या है, यहां है हमारा प्लस क्यू चार्ज और यहां है हमारा माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों के बीच की दूरी है 2a। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है 2a। तो मैं थोड़ा सा कुछ लाइंस का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, एक लाइन वो जो एक एक्सियल लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, फिर कुछ इक्वेटोरियल लाइंस ताकि वो लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाले रीजन को सेग्रीगेट करे, राइट वाले के राइट वाले रीजन को सेग्रीगेट करे और लेफ्ट और राइट के बीच में चर्चा हो। ठीक, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना प्लस क्यू से माइनस क्यू तक होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होती है। आप यहां ये भी लिख सकते हो, ये प्लस क्यू नॉट है और ये माइनस क्यू नॉट है, ऐसे दिखा देते हैं जी। ठीक है, तो इन फैक्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा चीजों को। ऑल राइट नाउ व्हाट आई विल बी सेइंग इज, अभी हम मॉडिफिकेशन के लिए लाइक प्रिपेयर्ड है। प्लस क्यू से माइनस क्यू डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो हम बोलेंगे यार देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सेटअप है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टेड लाइक दिस। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी यार, इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। लाइक दिस, ठीक, लाइक दिस, ऐसा ही होगा। ठीक है, और यहां पर भी ये नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो रही होंगी लाइक दिस, ऐसे आ रही होंगी यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और पॉजिटिव से यूं ओरिजिनेट हो रही होंगी लाइक दिस। तो ये रहा पैटर्न कि पॉजिटिव से चार्जेस निकलेंगे और नेगेटिव पे जाएंगे। ये ठीक एग्जैक्टली शायद वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी शुरुआत ही यहीं से की थी। ऑलराइट, नाउ व्हाट एल्स, ये तो तब हुआ जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ये भी प्लस क्यू नॉट है और ये भी प्लस क्यू नॉट है, मतलब दिस इज सेकेंड एंड दिस इज प्लस क्यू नॉट और ये भी प्लस क्यू नॉट, प्लस और प्लस दोनों। तो आप ये कहेंगे कि यार लेफ्ट वाले से लेफ्ट में अगर यहां कहीं मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो ये तो इसको धकेल रहा ही होता ऐसे, लेकिन ऐसा जाने की बजाय वो भी इसको रिपेल कर रहा होता, यानी कि ये कुछ ऐसा चला जाता। सिमिलरली यहां अगर एक +1 कूलम चार्ज होता तो ये तो इसको यूं धकेल ही रहा होता, ऐसे भेजने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन ये पॉजिटिव भी तो हमारे +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होता, यानी ऐसा जाने की बजाय कुछ और ऐसे चला गया होता। ठीक है, बीच में यहां कहीं रखोगे तो ये वाला प्लस ऐसे भेज रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, लेकिन वो वाला ऐसे धक्का मार रहा होगा।
ऐसे, मगर आप कहोगे क्योंकि ये जीत रहा होगा तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे चला जाएगा लाइक दिस, और बीचों बीच रख के एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके द्वारा पुश और उसके द्वारा पुश एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, इसके द्वारा पुश और उसके द्वारा पुश एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो यहां कहीं हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, यहां कहीं हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो जरा वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे, ठीक। नाउ आप ये कहेंगे कि यहां पर अगर यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हो, देखो पॉजिटिव चार्ज से वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर ही जानी चाहिए, तो लेफ्ट वाले के लेफ्ट में ये ऐसे जा रही हैं, यहां कहीं रखा होता तो उसकी वजह से भी रिपल्शन मिलता, लाइक ऐसे जाती, ऐसे जाती, ठीक है, ऐसे जाती, ऐसा होता। सिमिलरली राइट वाले के राइट में आप क्या बोलोगे, इससे दूर जा रही है भाई, ऐसे जाती, लाइक दिस, ऐसे जाएंगी, ठीक है। और आप कहेंगे कि बीचों बीच ना न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा होगा, बीचों बीच क्या मिल रहा होगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा होगा, यानी कि आप ये कहोगे कि यहां से कहीं से ए दूरी पे, कहीं से ए दूरी पे ये आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सो जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है तो ये इंफिनिटी पे जाके टच करेगा इस लाइन को, अदरवाइज ऐसा, लाइक दिस, इसके तो पैरेलल जा रहा होगा, एंड सिमिलरली इस वाले के पैरेलल जा रहा होगा। क्लियर है मामला? लाइक दिस। ये हो गया पैटर्न किसका, ये हो गया पैटर्न हमारा दूसरे पार्ट का, जब दोनों ही पॉजिटिव हैं। यदि दोनों ही नेगेटिव होते तो भी एग्जैक्टली दोनों ही नेगेटिव होते और एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड के होते तो भी एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न मिलता, बस होता क्या, एरो का साइन चेंज हो जाता, पॉजिटिव है तो दूर 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 जा रहे, नेगेटिव होते तो करीब 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 आते। क्लियर है मामला? तो दोनों पॉजिटिव इक्वल के बजाय दोनों नेगेटिव इक्वल होते, पैटर्न डिक्टो यही मिलता, एरो का साइन चेंज हो जाता, नेगेटिव साइन। ठीक है जी। नाउ और क्या कह सकते हैं, मान लीजिए तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, दिस इज द थर्ड पार्ट, हमने अब की बार थर्ड पार्ट में ये प्लस क्यू नॉट है, यहां हमने प्लस कैपिटल क्यू रख दिया, एंड शेयर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर दोनों पॉजिटिव है तो बीच में कहीं तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, जब इसका धक्का और उसका धक्का, इसका फील्ड और उसका फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो न्यूट्रल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे आता। लेकिन अगर दोनों में से एक बड़ा है और दूसरा छोटा है तो आप बोलोगे बड़े वाले के करीब और बड़ी स्ट्रेंथ हो गई और छोटे वाले से दूर और वीक स्ट्रेंथ हो गई। तो ये बहुत स्ट्रांग और बहुत वीक एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। लेकिन बड़े वाले से दूर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और छोटे वाले का करीब उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो बड़े वाले के इफेक्ट को कम करके और छोटे वाले के इफेक्ट को बढ़ाकर, बड़े वाले के इफेक्ट को कम करके और छोटे वाले के इफेक्ट को बढ़ाकर बैलेंसिंग की जा सकती है। यानी कि आप बोलोगे कि बड़े वाले से दूर यहां कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा, जैसे पिछली बार भी आपने देखा था, लेट्स कॉल दिस पी पॉइंट, यहां कहीं पी पॉइंट होगा, दिस विल बी नोन एज योर न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट की दूरी होगी यहां से, लेट इट बी आर, दैट इज लेट इट बी एक्स, दैट इज ग्रेटर देन ए, दैट इज ग्रेटर देन ए, यहां कहीं इसका सेंटर होगा सी। और ये वाली जो दूरी होगी छोटे वाले से y, दैट इज लेस देन ए, मतलब आप छोटे वाले के करीब हो और बड़े वाले से दूर हो तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो यहां बनेगा, और जो एक्सेस आएगा जिसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होंगी वो यहां बनेगी भाई, क्योंकि यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होनी ही नहीं चाहिए। यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होनी नहीं चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाइएगा मत सर, लेफ्ट वाले के लेफ्ट में पॉजिटिव से दूर, राइट वाले के राइट में पॉजिटिव से दूर।
लेफ्ट वाले के लेफ्ट में यहां कहीं रखेंगे तो ये भी धक्का मारेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम को यहां रखेंगे तो ये भी धक्का मारेगा, वो भी धक्का मार रहा होगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे चला जाएगा। यानी आप क्या बोलोगे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी चली जाएंगी यार, ठीक है, दूर इससे उजागर होती हुई और एज इफ इंफिनिटी तक जाती हुई, क्योंकि पॉजिटिव से ओरिजिनेट करके नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है, मगर नेगेटिव दिख तो रहा नहीं था इसमें भी, तो मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे था। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे था, यहां पे भी क्या बोलोगे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है यार बॉस, ऐसे लाइक दिस, और यहां बनने तो वाला है न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहां +1 कूलम रखोगे तो ये तो यूं धकेलेगा, मगर वो भी तो यूं धकेलेगा, वो भी तो यूं धकेलेगा, तो एज अ रिजल्ट ये रिपेल होते 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 ऐसे भाग जाएगा, बचते 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 ऐसे चला जाएगा। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट होना, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, एसिम्पटोट होना, टेंजेंट एट इंफिनिटी, एसिम्पटोट एक शब्द यूज होता है टेक्निकली इसके लिए, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा लाइक दिस। बात क्लियर है अपने को, ठीक है ना। सो ये पैटर्न बन गया किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, कब, जब चार्जेस के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है बॉस। बात क्लियर है अपने को, ठीक है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है तब जाके ये बात बन जाएगी। क्लियर, तो फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके आज हमने पैटर्न बनाया। एक हमारा ये वाला पैटर्न था, पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव पे जाने वाला। एक हमारा ये पैटर्न है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों बराबर है, तो भाई देखो अगर पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जा रही है और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता तो आप कहते कि सर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना उसके पास क्राउडिंग ज्यादा हो जाती। पैटर्न यही रहता मगर सिमेट्रिकल नहीं रहता। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां क्राउडिंग ज्यादा हो जाती, फील्ड लाइंस करीब ज्यादा आ जाती है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है वहां से क्राउडिंग कम हो जाती, फैलावा ज्यादा होता, फैलता ज्यादा, ठीक है, डेंस नहीं होता, लेस डेंसर होता, डिग्री ऑफ क्लोजनेस उतनी नहीं मिलती आपको, है ना। तब भी इसमें भी मैग्नीट्यूड चेंज करके कमेंट कर सकते हैं सर, मुझे लगता है फील आ गई होगी। मैग्नीट्यूड बराबर है तो एग्जैक्टली बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो बड़े वाले से दूर और छोटे वाले के करीब उसका इफेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, बड़े वाले से दूर और छोटे वाले के करीब, क्लोज। क्लियर है, क्लियर है मामला। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होते हुए, आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हर प्रकार के पैटर्न से वाकिफ होते हुए हम बात करने वाले हैं एक और नई फिजिकल क्वांटिटी की, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है यार आगे की स्टडी में, और इसे आप phi से डिनोट करना चाहते हो या नॉर्मली आप phi से भी इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आइए इस बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा तो ये कहती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलरली, दैट इज perpendicularly through a surface, perpendicularly through a surface। एक सरफेस से परपेंडिकुलर, एक सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, ये उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि सर ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ना, पैरेलल इक्वी स्पेस लाइंस, पैरेलल इक्वी स्पेस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए आपने एक सरफेस यूं रख दिया, एक सरफेस यूं रख दिया, ठीक है, ये सरफेस है। तो आप कहेंगे सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सारी की सारी ना सरफेस के पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है, सारी की सारी सरफेस के पैरेलल जा रही है। अपने को कैसी चाहिए, अपने को चाहिए परपेंडिकुलर, अपने को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। जा कैसे रही है, पैरेलल, जा कैसे रही है, पैरेलल। अब आप बोलेंगे मान लीजिए सर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
परपेंडिकुलर जाते हुए तो दिख नहीं रही, लेकिन उसका कोई इफेक्ट भी परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो सरफेस से परपेंडिकुलर आए, इस केस में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। और एक वेक्टर अपने से 90 डिग्री पे यानी अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो इफेक्ट डालता है, तो हम क्या बोलेंगे? हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम में भी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा। मिनिमम में भी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा। इस बात को समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर एन कैप या ए कैप या एस कैप, नॉर्मल वेक्टर या सरफेस एरिया वेक्टर जो है, नॉर्मल वेक्टर या सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रही बात, क्लियर है मामला? ये रही बात। नाउ अगर आप ये कहते कि सर दूसरे केस में सरल कर देते हैं, इसको सिंपल कर देते हैं। अब आपने कहा कि भाई सरफेस जो है वो ऐसे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि देखिए सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, या इसका जो एरिया वेक्टर है एन कैप या ए कैप या एस कैप वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। तो आप कहेंगे कि यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम में भी कितना होगा ये तो हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं पता? क्योंकि सर यदि आप काउंट करने की कोशिश करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काउंट करो जो इससे परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं, तो मुझे देखो कितना मिल रहा है, एक, केवल यही एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जो इस शीट से परपेंडिकुलरली पास करती हुई दिख रही है, बाकी तो बियॉन्ड है, बियॉन्ड इट्स रीजन है ना। लेकिन यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी कर्व्स होती हैं, यानी कि मेरी इमेजिनेशन कुछ ऐसी है कि यहां पे एक लाइन पास हो रही है, तुम्हारी कुछ और होगी, किसी और की कुछ और होगी। तो इस इमेजिनेशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए मैथमेटिकली एक फॉर्मूला भी तो होना चाहिए, तो वो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, आइए उस बारे में बात करें। हम कहेंगे मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस से दिया जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसमें आप बोलेंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो गया है, वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो अंदर ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, या इसी को फर्दर लिखा जा सकता है मॉड e मॉड s cos थीटा, बात समझ में आ गई? मॉड e मॉड s cos थीटा। क्लियर है मामला? तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है, तो इसके बारे में पहले तो इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सरफेस एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है, सरफेस एरिया ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, सरफेस एरिया कुछ ऐसा है, तो आप कहेंगे कि इसका एरिया वेक्टर एन कैप या ए कैप कुछ इधर है। अब आपने कहा कि मान लीजिए ये वाला एंगल दोनों के बीच में बन रहा है थीटा, किसके बीच में? ये बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। अब आप कहेंगे फिर से देखिए सर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो जा ही नहीं रही, मगर आप वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, यानी माना पूरा वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन क्या पता उसका कोई इफेक्ट, क्या पता उसका कोई कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर हो। चेक करते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, थीटा एंगल पे ऐसे जा रहा है, तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है?
मॉड ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना कंपोनेंट है पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस मॉड ई साइन थीटा। अपने को किससे लेना देना है, अपने को लेना देना है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रहा है इस कंपोनेंट से, मॉड ई कॉस थीटा से। तो आप क्या करेंगे, मॉड ई कॉस थीटा को, मॉड ई कॉस थीटा को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ई कॉस थीटा को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, बात बन जाएगी यार। क्लियर है मामला, है ना। तो इस हिसाब से देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा है और ये उसका मैथमेटिकल एनालिसिस है। क्यों ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आया, ये फंडा भी अपने को क्लियर है, क्योंकि हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो एरिया से परपेंडिकुलर है। क्लियर है भाई, ऑलराइट। चलो बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया, आपने उसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी बेटा, तो आप बोलेंगे कि ये निकल कर आएगा ई डॉट एस, या इसी को आप बोल सकते हैं मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा, मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आई। इसके बारे में दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है, या कुछ चंद बातें हैं, आइए उनके बारे में एक एक करके बात कर ही लेते हैं। आप बोलेंगे फॉर फ्लक्स टू बी मिनिमम, यदि आप फ्लक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मॉड ऑफ कॉस थीटा को आपको मिनिमम करना होगा। मॉड ऑफ कॉस थीटा के मिनिमम होने का मतलब है बेटा, दैट इज आप ये बोलेंगे कि कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, 0, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री और π/2 जिसको आप बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपने बोला कि एंड फ्लक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा यार 0, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा 0। यहीं आप फ्लक्स मैक्सिमम के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्रीज या 180 डिग्रीज। दैट इज आप ये बोल पाएंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम जो है, जब cos 0 होगा बेटा तो +1 होगा, cos 180 होगा तो -1 होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स आप लिख सकते हो प्लस माइनस ई एस और प्लस माइनस ई ए, प्लस माइनस ई एस और प्लस माइनस ई ए। इसमें बात ध्यान ये रखने वाली है कि फॉर एन ओपन सरफेस ना, फॉर ओपन सरफेस, अगर आपका सरफेस ओपन हो, फॉर एन ओपन सरफेस, ओपन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल सरफेस, प्लस माइनस फाई मीन्स द सेम, सिग्निफाइज द सेम थिंग, सिग्निफाइज पॉजिटिव या नेगेटिव फ्लक्स जो है सिग्निफाइज द सेम थिंग। ठीक है, एक ही बात होती है। बट फॉर क्लोज्ड, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए। क्लोज सरफेस आप बोलेंगे दो बातें, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड, पॉजिटिव फ्लक्स मींस आउटवर्ड्स फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस, बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस। इसे हम गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। पॉजिटिव फ्लक्स मींस आउटवर्ड, अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है, कमरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो सरफेस के थ्रू फ्लक्स तो है मगर पॉजिटिव होगा। अगर कमरे के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, तो अंदर आने वाला फ्लक्स होगा मगर नेगेटिव होगा। और अगर एक दीवार ही है, एक ओपन सरफेस है, 2D शीट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हो या यूं आ रही हो, काउंटिंग है भाई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई खासा मतलब, कोई खासा फर्क नहीं है। और नेगेटिव फ्लक्स 3 डायमेंशनल सरफेस में, इट मींस एक्सक्यूज मी, सॉरी, नेगेटिव फ्लक्स मींस इनवर्ड। नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है बेटा, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है इनवर्ड, इनवर्ड फ्लक्स होगा। बात क्लियर है क्या? तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का अर्थ, उनका मतलब केवल और केवल 3 डायमेंशनल सरफेस में है, क्लोज्ड सरफेस में है, गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। इट इज विल स्टडी इन गॉस थ्योरम, विल बी स्टडीड इन गॉस थ्योरम। अगले लेक्चर में अगली मुलाकात जो है हमारी बेटा वो गॉस थ्योरम पर बेस्ड है, विल बी स्टडीड इन गॉस थ्योरम इन आवर
नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और वैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये ओपन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ मतलब नहीं है। मिनिमम फ्लक्स 0 होगा, मैक्सिमम ये होगा, और इंटरमीडिएट स्टेज में आप ऐसे कंपोनेंट लेकर अपना काम कर लेंगे। क्लियर है मामला? तो क्लोज सरफेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है भाई। ओपन सरफेस के लिए, टू डायमेंशनल फिगर के लिए इस बात के बारे में बहुत ज्यादा गौर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंडा भी अपने को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इस फ्लक्स पर आधारित बहुत सारी चीजें आगे को नहीं खींच रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल होंगी फ्लक्स 0 होगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी फ्लक्स 0 नहीं होगा, मैक्सिमम निकल कर आएगा। इसके अलावा जो बात आपने सरफेस के लिए कही, सरफेस अगर फील्ड लाइन के पैरेलल है तो सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, 0 फ्लक्स। सरफेस अगर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो सरफेस एरिया वेक्टर फील्ड लाइन के पैरेलल है, मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब सरफेस जो हो वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी सरफेस एरिया वेक्टर फील्ड लाइन के पैरेलल हो। मिनिमम फ्लक्स मिनिमम में भी 0 तब होगा जब सरफेस एरिया वेक्टर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो और सरफेस जो हो वो फील्ड लाइन के पैरेलल हो, फील्ड लाइन के पैरेलल हो। अगर ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तो अगली मुलाकात में गॉस थ्योरम, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई और नीट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी स्कोरिंग टॉपिक है, उसके बारे में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जो बात करनी है उसे हम आगे आने वाली मुलाकात में अच्छे से कर लेंगे। आज की मुलाकात में एक्स्ट्रा न्यू चीज मैंने आपको केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाई है, मगर केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के अपना काम नहीं चलेगा। मेजरली अपने को बात करनी पड़ेगी किसके बारे में? गॉस थ्योरम में इसको रिलेट करने की। कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को कहा जाता है मगर वो सॉलिड एंगल अप्रोच से होते हैं। उनके लिए मैं आपको बड़ा ही डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन बना के दूंगा, जिसमें हम पुराने लेक्चर्स के प्रॉब्लम ऑफ द डे भी जो अब तक मैंने दिए हैं, 2-3 प्रॉब्लम ऑफ द डे का डिस्कशन मैंने नहीं किया है, मुझे पता है। उन प्रॉब्लम ऑफ द डे का डिस्कशन और अब तक का जो भी हमारा पार्ट रहा है ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के तौर पर पढ़ने, समझने और अच्छे लेवल ऑफ सवालों के बारे में फील लेने का, उस पर हम केंद्रित करेंगे। उस पर बेस्ड हम अपना लेक्चर 10 नहीं, लेक्चर 9 तक का कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन जो है पहले उसको रिलीज करेंगे। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। बाकी बातें जो हैं वो हम हमारी आने वाली मुलाकात में करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए एकेडमिक पार्ट को लेकर इतना ही। टेलीग्राम का जो जेई लिंक, जेई प्लैनेट का लिंक है, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। इस लिंक का इस्तेमाल करके आप फटाक से पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आपको क्लास नोट्स वगैरह और बाकी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आइकॉनिक और प्लस के बारे में कुछ ब्रीफिंग मैं आपको पहले भी कर चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब में जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली अपनी पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, स्टडी प्लानर टीचर्स के साथ मेंटेन करना चाहते हैं, उसके अलावा आप स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है भाई, और अपनी टेस्ट का एनालिसिस भी चाहते हैं कि भाई हमारी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है और उसको बूस्ट अप कैसे किया जाए, हम चाहते हैं कि कोई हमारा इस मामले में ध्यान रखे, पर्सनल गाइडेंस मिले जो कि यकीनन रैंक को एनहांस करती है, तो आप आइकॉनिक पार्ट को, आइकॉनिक प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो। प्लस के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इनको। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अच्छा लगता है यार, ये वाला फीचर मैं हर लेक्चर में लगभग आपको बताता हूं। मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोग यूज करना शुरू कर चुके हैं। आस्क अ डाउट फीचर में जब घर बैठ के हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि खटाखट हमें हमारे डाउट्स का जवाब मिले, तो हम इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या इसका यूज करने का तरीका है और क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें जो है वो आपको मेंशन की गई है। एक बार इसे रेफर करना ताकि प्रॉपर तरीके से आप अपनी डाउट क्लैरिफाई करवा पाए, ठीक है। जो बैचेस अगर आप कुछ ज्वाइन करना चाहें तो जो मार्च के महीने में जो अपकमिंग बैचेस हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। हर एग्जाम को ओरिएंट करते हुए एक डिफरेंट बैच है, टारगेट करते हुए एक डिफरेंट बैच है, हर बैच की अपनी स्पेशलिटी है। आप उसको अनअकैडमी ऐप पर जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके विजिट करके वेबसाइट पे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस की डिटेल ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज का क्रेज काफी है आप लोगों में, तो अगर आप टेस्ट कुछ अपीयर करना चाहें तो इन टेस्ट के बारे में भी सारी डिटेल और कब कब कैसे कैसे टेस्ट है, क्या क्या इनके टारगेट्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं, ठीक है।
अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में भी ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ डिटेल्स हैं। एंड you can follow me on the Unacademy app, the link is given in the description, and thank you for so much of patience। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे और आप भी ठीक समय रहते इसका अच्छे से इसका बेनिफिट उठा सकें। ऑलराइट, सो जोरों शोरों से लगे रहिए, आगे आने वाली मुलाकात गॉस थ्योरम के बारे में होगी, मगर उससे पहले कुछ पुराने प्रॉब्लम ऑफ द डे को हम डिस्कस भी करेंगे। तो वीकेंड भी आ गया है यार, अब आपको क्या करना चाहिए, पुराने लेक्चर्स को इस वीकेंड का बहाना लेकर, इस वीकेंड का सही टाइम यूज करके, सही टाइम को यूज करते हुए अब तक जितने 9 लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनके नोट्स को क्विकली रिकैप कर लो। अगर आप में से कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो अपने बैकलॉग को थोड़ा सा पुश कर लो, मजा आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड वील टेक अगेन अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 10 गॉस थ्योरम, जो अब तक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट।